आईटीवी के व्यूवर्स के लिए हम आज एक ऐसी शख्सियत को लेके आए हैं जो नॉट ओनली हिंदुस्तान से बहुत ही मशहूर हैं, बल्कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में इनका अपना नाम है, जो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं। इनका नाम है अशोक ओझा जी। धन्यवाद। तो अशोक ओझा जी, आप मुझे ये बताएं कि अक्टूबर 25 और 26 को आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं कॉन्सुलेट में 6th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ हिंदी, इसके बारे में हमें डिटेल में बताइए कि ये क्या है और किस तरीके से आप इसके लिए कैसे कैसे कोशिश कर रहे हैं और इसमें कौन कौन आपकी सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद इलियास जी। जैसा कि आपने कहा कि मेरे प्रयासों से हमारी संस्था हिंदी संगम फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों से हिंदी सम्मेलन का आयोजन कर रही है। अगले सप्ताह उसका 6ठा संस्करण यानी कि 6th एडिशन हम लोग करने वाले हैं, जिसका उद्देश्य बहुत ही साफ है कि कैसे हिंदी के शिक्षण को एक औपचारिक यानी फॉर्मल तरीके से अमेरिका में ही नहीं बल्कि अमेरिका के बाहर भी, यूरोप में, कैरिबियन में, पूरे मतलब इस डायस्पोरा देशों में हम उसको फैलाएं, क्योंकि आज समस्या कई तरह की है हिंदी के सामने। पहली बात तो यह है कि समस्या के पहले हमारी एक बहुत अच्छी स्थिति है कि दुनिया भर में हिंदी तीसरे स्थान पे है सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में, चीनी और अंग्रेजी के बाद। तो इस कारण अमेरिकी सरकार ने हिंदी को एक क्रिटिकल लैंग्वेज फॉर बिजनेस, कॉमर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी का दर्जा दिया है और इसलिए इसका एक ओहदा ऊंचा हुआ है। और इसके कारण मेरे जैसे लोग जो हिंदी शिक्षण से जुड़े हैं, हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हैं, हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं जनजीवन में, समाज में, उनके सामने कई अवसर पैदा हुए हैं। एक अवसर है हिंदी सम्मेलन करने का। तो थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड है, इसका परिवेश बताना चाहता हूँ कि हिंदी संगम फाउंडेशन की स्थापना इसी कारण हुई थी कि हम हिंदी के महत्व को भारतीय समाज में और भारत के बाहर भी यानी कि अमेरिकी समाज में फैलाना चाहते थे सही संदर्भ में। और आप जानते हैं कि अमेरिका में कम से कम 30 से 35 ऐसे विश्वविद्यालय हैं और बहुत ही ऊंची किस्म के यानी कि आईवी लीग और उस तरह के जो विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर साउथ एशियन स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, दक्षिण भारतीय जो विषय हैं उनमें इतिहास भी है, उनमें आर्कियोलॉजी भी है, उनमें हिस्ट्री भी है। वहाँ पर हिंदी का एक मतलब अपने आप ऑटोमेटिक एक स्थान है, तो हिंदी शिक्षण वहाँ होता है। तो इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हिंदी के उसके स्तर को, हिंदी पढ़ाने के स्तर को हम ऊंचा बना कर रखें। और संयोग की बात ऐसी है कि अमेरिका में जो संस्थाएं हैं हिंदी और विदेशी भाषा पढ़ाने के लिए, उन सब ने हिंदी को एक आवश्यक भाषा के रूप में माना है और उसके लिए कार्य किया है, उसका मानक बनाया है, उसका एक मापदंड बनाते हुए कैसे पढ़ाएं। आप जानते हैं कि ऐसे अनेक संस्थान हैं जहां हिंदी पढ़ाने का दावा किया जाता है, लेकिन जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हिंदी को औपचारिक ढंग से यानी कि विधिवत जो आपके पैमाने हैं, जो मापदंड है, उसको मानते हुए यानी कि प्रोफिशिएंसी के मापदंड हैं, कल्चर के साथ जोड़ कर चलना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी का शिक्षण कैसे करें, ये ज़रूरी है। ये औपचारिक हिंदी है, उसको हम वो काम आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए हम अनेक विश्वविद्यालयों के साथ में, जैसे कि न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, येल, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी और ऐसे कई हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जहाँ भी साउथ एशियन स्टडीज़ का विभाग है, जहाँ भी हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ प्राध्यापक हैं, उनके साथ मिलकर के हम इसको आगे बढ़ाने चाह रहे हैं और करते हैं। और आप तो जानते हैं कि हमने 2010 से ही स्टार टॉक नामक कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी शिक्षण को आगे बढ़ाया है न्यू जर्सी में, पेंसिल्वेनिया में। और बहुत ही खुशी की बात यह है कि हमारे भारतीय कौंसलावास ने
जो उसके कौंसल अपना कौंसलाधीश जिनको कौंसल जनरल कहते हैं, उनका सहयोग प्राप्त है। और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है पिछले वर्ष से कि कौंसलेट का जो परिवेश ये है बिल्डिंग है, उस इमारत में जो बॉलरूम है और जो दूसरी सुविधाएं हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हम हिंदी सम्मेलन आयोजित करें। और हिंदी सम्मेलन से क्या होता है? होता ये है कि समाज के कई तबके के लोग वहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं कि अरे वाह, हिंदी को पढ़ाने के लिए अनेक यूनिवर्सिटीज़ के विश्वविद्यालय के लोग, वहाँ के प्राध्यापक लगे हुए हैं, तो ज़रूर ही हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ के स्कूल डिस्ट्रिक्ट जो हैं पूरे देश में, वहाँ पर एक नियम ये है कि अगर वहाँ की जनता चाहती है तो वे स्कूल डिस्ट्रिक्ट से ये मांग कर सकती है कि हिंदी या कोई भी हेरिटेज लैंग्वेज को पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार आप जानते हैं कि एडिसन में भी ये, एडिसन जहाँ के हम लोग उपस्थित हैं, वहाँ भी ये कार्य शुरू हुआ था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि समाज का सहयोग और मजबूत होता तो ये कार्यक्रम चलता रहता। आज एडिसन जैसे नगरों से, स्कूल डिस्ट्रिक्ट से हिंदी को बाहर कर दिया गया है। ये हम सब के लिए अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हिंदी का शिक्षण बढ़े, और उसको बढ़ाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है वाशिंगटन की, उनका पूरा सहयोग मिलता है। लेकिन जो स्थानीय लेवल पर हम काम कर रहे हैं, इसमें स्थानीय जो एजुकेटर्स हैं, जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको समझाना ज़रूरी है, उनका सहयोग लेना आवश्यक है। और इसी कारण मैंने यूनिवर्सिटी को जोड़ा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो प्रोफाइल है वो एक औपचारिक फॉर्मल हिंदी पढ़ाने के अनुरूप है। वहाँ पर विभाग हैं, वहाँ पर प्राध्यापक हैं, उन सबको मैं इकट्ठा करता हूँ और संस्था के माध्यम से, और यहाँ पर वो बताते हैं कि उस वर्ष में उन्होंने क्या नया किया। इसके लिए उन्हें यूनिवर्सिटी से, उनके विश्वविद्यालयों से प्रोत्साहन मिलता है कि उन्होंने कुछ अगर नया किया है जिससे समाज को फ़ायदा हुआ है, तो उसके लिए उनको क्रेडिट दी जाती है। तो ये उनके लिए भी अच्छी बात है, और हमें कुछ नई बातें मिलती हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि हिंदी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज के जो माता पिता हैं वे इस बात को समझें और बच्चों को हिंदी सिखाने की ओर, औपचारिक हिंदी सिखाने की ओर प्रेरित करें। क्योंकि जैसे कि मंदिरों में या जो स्थानीय लेवल पर कामकाज होता है हिंदी पढ़ाने का, वो उससे बच्चे सीखते तो हैं, हमने भी सीखा है वैसे ही। लेकिन जो आधुनिक तरीके हैं लैंग्वेज टीचिंग के, जो मापदंड हैं, अगर हम उनको नहीं अपनाते हैं तो वो उनकी हिंदी शिक्षा या कोई भी भाषा की शिक्षा अधूरी है, वो परिपक्व नहीं है, उसको मैच्योरिटी नहीं है। और आप जानते हैं कि अगर कोई अंग्रेजी के अलावा एक और भाषा सीख करके ग्रेजुएट या स्नातक बनता है इस देश में, तो उसको अनेक नौकरियों में प्रमुखता मिलती है। चाहे वो नौकरी हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे सिक्योरिटी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे सरकारी नौकरियों में, दे गेट गुड प्रेफरेंस। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो अगले सप्ताह हम कर रहे हैं 25 और 26 अक्टूबर को हिंदी सम्मेलन, इस तरह के सम्मेलन में माता पिता आएँ और देखें और अपने नई पीढ़ी को, बच्चों को प्रेरित करें, तब जाकर के हिंदी आगे बढ़ेगी। क्योंकि इसकी शुरुआत हमने की थी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से, फिर हम गए रटगर्स में और सब जगह। और आपको बताऊं, तीसरा जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था विशाखापट्टनम में। क्यों? क्योंकि विशाखापट्टनम में एक नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है साउथ इंडिया का। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वहाँ कम से कम 250 लोग ऐसे आए थे जो साउथ में काम करते, दक्षिण भारत में, लेकिन हिंदी पढ़ाते हैं। तो हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं है, हिंदी हमारे भारत की एक प्रतिनिधि भाषा है। बहुत खूब ओझा जी, बहुत खूब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपने जैसे बताया कि आईवी लीग, बहुत सारे आईवी लीग्स के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ बताइए कि आईवी लीग में आपकी संस्था किस हद तक काम करती है और वहाँ पर किस तरीके से हिंदी पढ़ाई जाती है। आईवी लीग और जो प्रमुख बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सहयोग ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि वहाँ पर जो हेरिटेज लैंग्वेज, हिंदी एक हेरिटेज लैंग्वेज है, विरासत की भाषा है, उसको सिखाने के लिए जो एक्ट फॉर अमेरिकन काउंसिल फॉर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज, उसके जो मापदंड हैं, जो गाइडलाइंस हैं, प्रोफेशनल गाइडलाइंस, बेस्ट टीचिंग के जो हैं, इन सब में हमको प्रशिक्षण मिला हुआ है। क्योंकि हम स्टॉक टॉक कार्यक्रम करते थे और उनका पालन करके ही वो हिंदी को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि विश्वविद्यालयों में हिंदी का पहले से ज्ञान जरूरी नहीं है,
वहाँ पर बताते हैं कि किसी भी चीज़ का वर्णन करने के लिए हिंदी में आपको क्या करना है। तो पहले तो एक विद्यार्थी के रूप में, लर्नर के रूप में आपको ये देखना है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और उसमें आप क्या कहना चाहते हैं और उसको, उसकी ढांचा जो है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ये सब तब होता है जब हम एक्टफेल के जो गाइडलाइन हैं, जो प्रोफिशिएंसी के, प्रवीणता के, हिंदी के या किसी भाषा के जो तौर तरीके हैं उनको अपनाएं, और इन सब बड़े विश्वविद्यालयों में उनको अपनाया जाता है। और उसके जो हिंदी प्राध्यापक हैं, जैसे ड्यूक यूनिवर्सिटी है, यूसीएलए है, येल है, हार्वर्ड है, कॉर्नेल है, यहाँ के लोग, यहाँ के जो हिंदी सिखाने वाले प्राध्यापक हैं, वे बताते हैं कि जैसे ऑथेंटिक लैंग्वेज या मटेरियल हम किस तरह के सामग्री को लेकर के अपना लर्निंग प्लान बनाएंगे। एक उदाहरण दिया हमने। उसके बाद ऐसे कौन से तरीके हैं जो कि हमारे सीखने वालों को हम बताएंगे कि इंगेज हो उसमें, और वो आपस में बातचीत करके, आपस में प्रस्तुत करके, पावर पॉइंट से या दूसरे तरीक़ों से आपने क्या सीखा है उसको आप दिखाइए लोगों के सामने, और उसको आप ले जाइए जनता के पास, जो सामान्य जनता है समाज में। तो ये सब जो एक विधिवत तरीके हैं उनको अपनाते हुए हिंदी सिखाएंगे तो जो सीखने वाले हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह से उनका बैकग्राउंड के साथ में वो सीखेंगे। और यही काम यूनिवर्सिटी में होता है। हम चाहते हैं कि इसी कार्य को स्कूल तक ले जाएं, छोटे बच्चों से। और जो भाषा वैज्ञानिक हैं, जो इसमें रिसर्च करने वाले, उनका कहना है कि जितनी कम उम्र में आप भाषा को सिखाएंगे उतने ज़्यादा दिनों तक वो बच्चा उसको याद रखेगा। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी अपनाया जाता है, और हम उसके समर्थक हैं कि चाहे वो ग्रेड 1 हो, इवन किंडरगार्टन, वहाँ से आप उनको कुछ ना कुछ, भले शब्दावली, कुछ वोकेबुलरी, कुछ जो आम जीवन में चीज़ें हैं, जैसे आप भिंडी कहते हैं, तो भिंडी कहने से जो सब्जी आती है उसका रंग हरा है, तो आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं। हर रंग आप हरा कहेंगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे, लेकिन जब भिंडी कहेंगे तो वो उस ढंग से वो सीख सकते हैं। इसी तरह के जो प्रतीकात्मक दृश्य हैं, चित्र हैं, जो वीडियोज़ हैं, उनका प्रयोग करके हमें भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए। और हम ये करेंगे तब जाकर के हम एक प्रतिष्ठित समर्थ भाषा के रूप में पूरी दुनिया में हम स्थापित हो जाएंगे, और यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम 2014 से ही ये हिंदी सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, और आज और अगले सप्ताह इसके लिए हमें कौंसलेट से, कौंसलावास से समर्थन मिल रहा है। लेकिन जितने शिक्षण संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, वे सब भी साथ में आए। हमारा प्रयास ये है कि जो उसका एकेडमिक पक्ष है उसको हम बनाए रखें, चाहे वो कौंसलेट में हम सम्मेलन करें, चाहे हम किसी भी विश्वविद्यालय में करें। तो इस तरह से भारत में भी और यहाँ भी अनेक यूनिवर्सिटी के साथ में मैं स्वयं संपर्क में रहता हूँ कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है भाषा के लिए। साहित्य के भी कुछ हद तक हम लेते हैं, और उसको हम कैसे समाज में ले जाएंगे, कैसे सीखने वालों को जो नहीं जानते हैं हिंदी, उनके पास कैसे ले जाएंगे। इसलिए और भी कार्यक्रम मैं करता हूँ, जैसे कि फुलब्राइट, आप जानते होंगे। फुलब्राइट के तहत हम हिंदी जानना जरूरी नहीं है, लेकिन हिंदी का जो सांस्कृतिक जो बैकग्राउंड है, जो परिवेश है, उसकी जानकारी हम जरूर देते हैं, ताकि वो एक कॉम्पिटेंट लैंग्वेज टीचर के रूप में वापस अमेरिका में आए। तो कई तरह से मुझे सहयोग मिलता है अमेरिकी सरकार का, और उनके कारण मैं समाज में और स्कूलों में और यहाँ तक कॉलेजों में हिंदी के शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता रहता हूँ। डेफिनेटली यू आर डूइंग अ गुड जॉब जी। सो हमारे व्यूवर्स को ये कहिए कि भाई वो किस तरीके से ये इसका लाभ उठा सकते हैं। और आखिरी शब्द ये है कि आपके जो दर्शक हैं वे हमारे समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और उनको चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को, उनके बच्चों को, उनके परिचय में जितने बच्चे हैं, वे अपनी भाषा के साथ जुड़ें। सिर्फ अंग्रेजी, ये देश भी, अमेरिका भी जानता है कि यहाँ पर अनेक देशों की भाषाएं हैं। सिर्फ अंग्रेजी से काम नहीं लगेगा। गैर अंग्रेजी भाषाओं के रूप में लेस कॉमनली टॉट लैंग्वेजेस, उसमें हिंदी आती है। तो अगर मौका पाते ही ये हिंदी का, अपनी भाषा का ज्ञान देंगे
तो उसी बहाने अपनी संस्कृति का भी ज्ञान देंगे और भारत के बारे में बच्चे जानेंगे। न सिर्फ भारत का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, आर्कियोलॉजी, सारे पहलुओं को। और विश्वास कीजिए कि हमारे जो मूल देश है, भारत देश है, वहाँ की जो परंपराएं, जो कि मैंने अभी कहा, फिर दोहराता हूँ, कि वे इतनी समृद्ध हैं कि अगर उनको हम सही ढंग से पूरे वैश्विक परिवेश में अपना लें तो आज की अधिकांश समस्याओं का समाधान निकल सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब। और इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। आप आइए 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर 26 अक्टूबर दोनों दिन भारतीय कौंसल आवास यानी कि कौंसुलेट जनरल। भारतीय कौंसल आवास। हाँ जी, मैं भी हिंदी सीख रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ सीखिए, आइए। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ज़्यादा जानना चाहें तो आपके यहाँ छप चुका है वो जी, देसी टॉक में और देसी टॉक न्यूज़पेपर या न्यूज़ इंडिया टाइम्स में आप पढ़ सकते हैं 6 इंटरनेशनल हिंदी कॉन्फ्रेंस का बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।